आनंद लीजिएगा, मैं बड़ा सम्मानित आदमी हूँ। तो लगी रहा। हाँ, जब से मैं आया हूँ यहाँ सम्मान इस मंच में चल रहा है। वाह। जब से आया हूँ फूल से, माला से, साल से, श्रीफल से, अब राइफल बस से बचा है, उससे भी अगर आप लोग कर देते तो हम लोग इसी गंगा जी मोक्ष को चले जाते। हाँ, मैं सम्मानित आदमी हूँ भी। मैं दरअसल भैया बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। मेरे अंदर टैलेंट ऐसे। अच्छा, सम्मान इसलिए भी है कि मेरा सम्मान होता रहता है हर जगह। एक सज्जन, मेरा सम्मान देखिए दद्दू, कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा फरमाइए। वो मेरे हाथ में चना दिए और बोले पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा कि सुबह सुबह कहां से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले यही तो बता रहे हैं कि आज शनिवार है। मैंने कहा शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आज चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले एक पंडित जी ने मुझसे कहा था कि शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए। ये कुत्ते में कहाँ दम है। सर आप खा लीजिए। आप क्या तालियां। वाह, बहुत बढ़िया माखन। वाह। और मेरा सम्मान देखिए रद्दू। मैं घर से आगे बढ़ा तो एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। पीछे उसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, मोनालिसा की तरह। अच्छा, चर्चित नाम है आजकल का। हाँ, खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। और मेरा सम्मान देखिए, पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई। उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए लूंगा। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी ये है कविता। वाह 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 वाह। और मेरा सम्मान देख, सम्मान कम नहीं हो रहा है। कहने का ढंग है साहब। वाह 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 वाह। मैं अपने शहर रीवा चौराहे से अपनी सखी के साथ गुजर रहा था। सखी। सखी तो ऐसे कह रहे हैं दद्दू जैसे ना रही हो। मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। देखो देखो आलिया जैसी। आप चश्मा लगाए हैं सर, आपको सादर प्रणाम कर लेता हूं। हाँ, पिछले दिनों दद्दू ये मुझे मिले। मैंने कहा सर आप चश्मा लगाते हैं तो हमें उल्लू नजर आते हैं। ये बोले नहीं लगाता हूं बेटा तो तू गधा नजर आता है। तो उसने कहा कि जिसे तू कालिया कह रहा है यह व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है, तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने। ऐसे नहीं मिला दद्दू, वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाके मुझे पाई है। हाँ, पिछले दिनों फिर थी। मैंने कहा अब क्यों रहती हो। बोली अच्छा माइक नहीं डिस्टर्ब करना भाई, मुझे देखकर आज तक कुकर सीटी नहीं मारा है। माइक से गड़बड़ी नहीं छेड़ना। उसने कहा मैं पहले भी रहा करती थी। मैंने पूछा पहले क्यों रहती थी। बोली पहले सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा अब तो पा गई हो, अब क्यों रहती हो। बोली अब इसलिए रहती हूँ कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दे दिया है। हाँ, एक बार ऐसे ना बजाइए, बजाइए तो जोरदार बजाइए। अच्छा है कि सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने। सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक ना प्यार मेरा,
फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं, मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके आए। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ 1-2 पीस भी हों तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझें। नहीं, हंसने की बात नहीं है, तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। नहीं, हल्दी लगने में ही बड़ा खतरा है दादा। मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। मैं जहां से आया हूं बिंद से, बिंद यानी सफेद शेरों की धरती। वाह दादा मुझसे मिले तो बोले यार सफेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कहां से पैदा हो गया? अरे अच्छा है। तो मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। तो मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए मुझे देखने, देख कर जाने लगे, बोले कुछ नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े दादा और बोले कि आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, हमने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध हैं, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर मुझे लड़की देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। अरे हम लड़की को देखते रहे, ना लड़की हमसे कुछ बोल रही थी, ना हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब, कि भाई साहब लड़का आपा ही है, भाई साहब लड़का आपा ही है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़े। बहुत अच्छा, वाह। पर किसी तरह से मेरा विवाह लगा कर लगा रह गया, हो नहीं पाया। अरे क्योंकि जैसे विवाह लगा उसके बाद कोरोना काल लगा और लॉकडाउन लग गया। सब होने वाली अपनी दुल्हन से दादा वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता और वो देख लेती मामला वहीं समाप्त हो सकता था। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है कि फोन में ही की है बात, फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बनाया? अब उस पगली को क्या मालूम कि प्रभु जिस सांचे से ये मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूँ। हाँ, मैं यही सांचा लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा उससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूं तो? तब भी नहीं माने। मैंने कहा डॉक्टर साहब मत मानिए, मत करिए, पर आप इतना बताइए कि आपके ये क्लिनिक में, आपकी ये गाड़ी में ये प्लस का चिन्ह क्यों बना रहता है? बोले बेटा बताता तो किसी से नहीं हूं, पर तुझे बता रहा हूं और तू किसी से नहीं बताना। हालांकि जब से उन्होंने मुझे बता दिया है तब से मैं सबको बताए जा रहा हूं। बोले देखो बेटा, प्लस का मतलब ये है एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। मतलब मेरे यहाँ मरीज ऐसे खड़ा खड़ा आता है, ऐसे लेटा लेटा। अब तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया है, वाह। हाँ, टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है, जिंदा दिली दिखाइए। आप मस्त लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन दद्दू कहाँ गए आप? डायरेक्ट मोछ को चले गए क्या? हाँ, टेंशन आता कैसे है? कहाँ कौन सा टेंशन आ जाए कोई नहीं जानता। मैं मस्त मौला आदमी, टेंशन आता कैसे दद्दू? ना हो, मैं मस्त मौला आदमी। एक दिन रास्ते से जा रहा था
तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अरे मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता। और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? और टेंशन हो। इतने में नरकंकाल दादा का फोन आया। सुनो महाराज। बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे घर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछ लिया नरकंकाल जी का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला जहां से मियाँ बीबी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चला टेंशन। आदरणीय अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ, कवियत्रियों को धुआंधार प्रणाम करता हूँ। वाह। और लेखपाल संघ के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं आप सबको चैला फार प्रणाम करता हूँ। संचालक जी को कुछ कह नहीं सकता हूँ। तिवारी जी हैं, इनको प्रणाम करते डरता हूँ। नारायण दत्त तिवारी को प्रणाम किया था, उनका DNA टेस्ट हो गया था। अब इनको प्रणाम करूं, पता नहीं इनका क्या क्या टेस्ट हो। एक बार सुंदर संचालन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय डॉक्टर विभा तिवारी जी के बाद हमको ऐसे लगा दिया है जैसे सुंदर कांड के बाद लंका कांड आता है। हाँ, या ये समझ लो कि जैसे कि ताजमहल के बाद इमाम बाड़ा खड़ा कर दिया गया हो। तालियां थोड़ा सा कमजोर है, लेखपाल लोग बैठे। सागर जी को विशेष प्रणाम करता हूँ, अवनीश पांडे जी को विशेष प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा आपका टाइम नहीं खाऊंगा। अभी बहुत सुंदर सुंदर प्यार मोहब्बत के शेर पढ़ रही थे आदरणीय। वास्तव में अच्छा हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि शायरों के दिमाग में शेर कहाँ से आते हैं। एक बार शेर के दिमाग में लोग आ जाएं, इसलिए अब हम शेर नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हम लकड़ बग्घे पढ़ेंगे। बढ़िया। नहीं, ये बात सही है। अब प्यार मोहब्बत में क्या है कि न दिन में भूख लगती है। अब किसी से प्यार हो जाए तो यही है, न दिन में भूख लगती है, न नींद आती है नींद आती रैन। अब पैजामे से हो गई है जिंदगी, न इसमें चैन न उसमें चैन। समझ में आया हो तो एक बार तालियां बजा दो। और ये लेखपाल लोग बहुत अच्छा, लेखपालों को विशेष प्रणाम करता हूँ। हाँ, लेखपालों को इसलिए प्रणाम करता हूँ, पहली बार बुलाया और आप लोग हमारे वंश के हैं। अच्छा। हम कायस्थ वंश से चित्रगुप्त जी हमारे वंश मतलब पूर्वज हैं। हाँ। वो वहाँ यमलोक में लिखा पढ़ी करते हैं, आप लोग यहाँ भूलोक में लिखा पढ़ी करते हैं। हाँ, इसलिए आप हमारी बिरादरी के हो। अच्छा एक बात बताएं तिवारी जी। हाँ। हमारे रायबरेली में एक बार एक लेखपाल को एक कुत्ते ने दौड़ा लिया। अरे अब लेखपाल बेचारे भागते रहे, कुत्ता पीछे पीछे। अंत में एक लेखपाल चबूतरे पे चढ़ गए और कुत्ता भौंकता रहा। लेखपाल ने कहा सुनो ससुरदास, अगर तुम्हारे नाम एक भी बिस्वा पट्टा होता तो अभी तो हम औकात दिखा देते अपनी। समझ गए तो तालियां हो जाए। नहीं, ये आपकी ताकत है, ये आपका पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। हालांकि अवनीश पांडे जी बार बार हमसे कह रहे थे यार डर डर के जिंदगी चल रही है। पहले माँ बाप से डरे, उसके बाद क्लास गए टीचर से डरे, अब यहाँ नौकरी कर रहे बास से डर रहे हैं, उसके बाद मौत के खौफ से डरते हैं, फिर भगवान से डर रहे। हमने कहा गुरु इतना डर रहे लेकिन बीबी का नाम नहीं लिया, तो इन्हें बोले कि डर के मारे नहीं लिया। तालियां बजाइए, नजर भाई को ज्यादा समझ में आ गया। हाँ, ये है सबसे असली डर। अच्छा है दादा नहीं? अच्छा ऐसा नहीं है, डरते तो हम भी हैं। जब रायबरेली से चले तो हमारी बीवी ने कहा जान संगम जा रहे हो? जान। तो हम कहा जान क्यों बोलती? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा। तो हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो,
तो बोली रानी को कहते हो? हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। अभी कामता माखन बता रहा था इसका कितना सम्मान, इतना कितना सम्मान। अच्छा हमारी समझ में नहीं आता कि इसका नाम माखन किसने रख दिया। अगर माखन ऐसे ही रंग का होता होगा तो भगवान कृष्ण कहाँ खाए होंगे। तालियां बजाओ ऐसे से, माखन तो ऐसा नहीं लगता। चलिए मैं अब हम अपने सम्मान की बात बताते हैं। ससुराल जब हम पहली बार गए नजर भाई, अच्छा, तो हमारी सास ने हमसे कहा कि बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश? अरे तो ससुर ने कहा ये खाली सांसें लेता रहे बहुत। हाँ हाँ ये अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। बताओ तुम्हारा भाई सम्मान तालियां है का कि ठोक हमारा दो, ज्यादा? तालियां ठोक दो। हाय, हाय, हाय। हाँ। अच्छा, अरे न- ससुर ने कहा खाली ये सांस लेता रहे बहुत है। हवा का झोंका आया, हम गिर गए। मतलब देखो कई लोगों को माइक दिख रहा होगा लेकिन हम नहीं दिख रहे होंगे। कारण यह कि अगर सुई को और हमको गिरा दो तो पहले लोग सुई ढूंढ लेते हैं, हमको बाद में ढूंढ पाते हैं। तालियां थोड़ा सा बजाओ, ऐसा न लगे कि आप हमारी श्रद्धांजलि में बैठे हो। चलिए मैं भी कुछ प्यार मोहब्बत के शेर सुनाता हूँ। तो ससुराल नजर भाई मैं जब गया था तो हमारी सास ने हमारी पत्नी से पूछा कि दामाद को कौन सी चीज बहुत अच्छी लगती है। वाह, तो हमारी पत्नी ने सास से कहा कि इनको तो पालक बहुत अच्छी लगती। अरे अब सास ने पालक की सब्जी, पालक का रायता, पालक की चटनी, पालक का सकपहिता, पालक की खुर्री बना के दिया। हम खाए। दूसरे दिन फिर वही पालक, तीसरे दिन फिर वही पालक के आइटम। हमने कहा माता जी जब यही करना तो हमको पालक के खेते में छोड़ दो, जितना मन होगा हम चर लेंगे। ये बढ़िया ना। हाँ बहुत समय नहीं खाएंगे आपका हम। हाँ एक बार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां भाई, वाह। हाँ नहीं ये सब सही चल रहा। हमको देखो ऐसा नहीं, बहुत लोग तालियां कम बजा रहे हैं। एक जगह हमारे मुंह से निकला तालियां कमजोर, आरा बिहार में था। तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप है, जैसा तू वैसी तालियां। तो कम से हमारी चेसिस देख के तालियां कम से कम आप बजाओ। प्यार है, प्यार मोहब्बत के लिए ऐसा नहीं। अब योगी सरकार है तो इसलिए हम लोग डर डर के करते हैं प्यार मोहब्बत। हाँ योगी बाबा से हमने बहुत पहले कहा था। हमने कहा ऐसा करो, प्यार पे प्रतिबंध काहे लगा दिए, राम की धरती कृष्ण की धरती। वाह, तो उन्होंने कहा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले सकते। हाँ तालियां थोड़ा सा कमजोर, तालियां ऐसी लगनी चाहिए। नहीं देखो प्यार मोहब्बत के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। योगी बाबा ने बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने कई शहरों के नाम बदल दिए। जैसे उन्होंने फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया, उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया। हम कहा गुरु जब इतने नाम बदल रहे हो तो बाबा राम रहीम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो। क्या मतलब है? तो मैं प्यार मोहब्बत के कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। एक दिन हम डाई लगा के आए तो एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि नरकंकाल तुम क्यों डाई लगाए हो? हमने कहा हम गांधी जी के भक्त हैं और गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। अरे तो हम तब तक डाई करेंगे जब तक डाई न हो जाए। ऐसा नहीं कि नरकंकाल को देखो तो आपको लगता होगा कि नरकंकाल की चेसिस देख के लगता होगा कि कहाँ ये प्यार कर सकता है। लेकिन मैं बताता हूँ हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी है। अरे एक दिन प्रेमिका ने हमसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। हम कहा तुम मर जाओगी तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के मर जाएंगे। तो बोली तुम क्यों मरोगे? हमने कहा ऐसा तुम्हारे चक्कर में इतनी उधारी हो गई है कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक है। एक कविता मैं पढ़ता हूँ कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। हमारा स्टैंडर्ड देखो, ऐसी ही प्रेमिका होगी कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों। कवि सम्मेलन में एक कवि जो था वो कविता भूल गया, वो भी वीर रस का कवि था। वो कविता पढ़ रहा था, नजर भाई सुनना, वो कविता पढ़ रहा था कि खोलो सजनी खोलो द्वार, भूल गया। फिर
अगली पंक्ति, खोलो सजनी खोलो द्वार, खोलो सजनी खोलो द्वार, कम से कम 15 बार पढ़ा। अब भाई पब्लिक तो पब्लिक है, ऊब गई। जब 16वीं बार उसने कहा खोलो सजनी खोलो द्वार, तो एक श्रोता खड़ा हुआ, बोला मार दे धक्का खुल जाए द्वार। मतलब कहने का हम चाहते ये हैं कि आप इसी तरह से जागरूक हो जाएं, तो हम कविता सुनाएं, तालियां बजा के बता दो कि हम लोग जागरूक हैं, हमारी बात आप सुन लोगे, बस और कुछ नहीं। मैं छोटा सा कवि हूँ, बहुत बढ़िया तो नहीं हूँ, परंतु सुनता बहुत अच्छा हूँ, सबको मैंने सुना। यदि आप लोग कहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं। आज इस मंच से सब लोगों ने, जितने कवि थे, व्यंग सुनना, आज जितने यहाँ पे कवि आए, आप नजर भाई आपने जितने बुलाए, उन्होंने सबने अपनी अपनी कविता पढ़ी। इसके लिए तालियां बजा दो भैया, बहुत बड़ी बात है बाबू। ऐसे मंच बहुत कम मिलते हैं जहाँ लोग अपनी अपनी कविता पढ़ते हैं। तालियां बजा दो भाई साहब। व्यंग को आप समझते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सब। अब आप केवल थोड़ी सी बात कि मैं अपनी बात करूँगा, मैं सच बोलता हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं वकील भी हूँ, वकालत भी करता हूँ कानपुर में, अदालत के अलावा मैं कहीं भी झूठ नहीं बोलता। मैं आपको सुनाऊंगा, मैं बिल्कुल सही बोलूँगा, आज जितना कहूँगा सब सच सच बोलूँगा। सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी एक पत्नी है। भैया तो ऐसे हंस रहे जैसे 10-15 रखते हों। यार हद हो गई यार। मेरी एक पत्नी है, उसकी एक बहन जी हैं, वो होली दिवाली आती हैं, और ख़ासकर जब हम घर में हमारी पत्नी रहती तब ज़रूर आती हैं। समझ में आया हो तो ताली बजाते रहो। आई बोली, कह ले जीजू, दादा पहले हम लोग जीजा होते थे ना, अब हम लोग जीजू हो गए हैं। हमारी अम्मा जो हैं एक खनखजूरा टाइप का कीड़ा लेके आई थी, बोली बेटा ये जीजू है, डरो डरो। तो जब हमारी पत्नी की बहन जी बोली जीजू, तो हम में उस कीड़े में कोई अंतर नहीं रहा। अपना दुख दर्द, अपनी कविता, अपनी बात। बोली जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। खराब लगता है तहसीलदार साहब, खराब लगता है। हम लोग कितना बर्दाश्त करते हैं, हम ही लोग जानते हैं, हमारा कलेजा है जो हम लोग इस तरह की बर्दाश्त करते हैं। बोले जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली अंतर होता है। भैया सुन लेना, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। भैया भाई साहब सुन लो, थोड़ा सा बस सुन लो, ये सही बता रहे हैं आपने। वहाँ पर संगम में केवल गंगा जमुना का में स्नान किया है, ये सरस्वती जी का ये नदी है जो आज बह रही है। समझे, ये यहाँ पर आप सरस्वती का भी अवगाहन करके आप स्नान कर रहे हैं। आप सुन लो भाई साहब, मेरे आपके बाल बच्चे सुखी रहेंगे। सुन लो, तालियां बजा दो भैया के लिए। कोई भी आदमी यहाँ से अब उठेगा नहीं, सही बता रहे हैं, जब तक उसे भगवान ना उठाएं। मैं बैठ के सुनो, आनंद से सुनो। बोले जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली अंतर होता है। एक पत्नी होती है जो आपको सहयोग करती है, प्रेमिका कभी सहयोग नहीं करती। जाने कितनी बातें प्रेमिका की हुई। प्रेमिका यही कहती है कि 500 रुपये का बैलेंस डलवा दो। पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा कहे कि 2 किलो आलू लेते आना। बहुत पत्नी सहयोग करती है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, पत्नी आपको सहयोग करेगी, प्रेमिका कभी सहयोग नहीं करेगी। मैं आपको बता दूँ, दक्षिण भारत में एक मंत्री हुए हैं, सही बता रहा हूँ, जो जिनका एक तरफ का CFL गायब है। मालूम था, अब तो नहीं रहे वो। उनका एक तरफ का CFL गायब था, एक ही आँख से देखते थे। अपनी पत्नी के साथ चले जा रहे थे तो जिधर का CFL गायब था उधर की तरफ इशारा करके पूछा अपनी पत्नी से, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? अब पत्नी है वो तो ये कह नहीं सकती कि तुम ऐसे हो तो ऐसा है।
उसने जो जवाब दिया, पूरे सदन की तालियां उस पत्नी के सम्मान में बजनी चाहिए, मेरे लिए नहीं। उसने जो जवाब दिया उसको सुन लेना भाई साहब, और उसके सम्मान में ताली बजा देना। जिधर का सीएफएल गायब था उधर की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी से पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी बोली, प्राणनाथ, जब हम लोग इसी रास्ते से लौटेंगे तो ये भी दुकानें खुल जाएंगी। तालियां कमज़ोर हो गई भाई साहब, हो गई नहीं हो गई, पीछे और हो गई हैं। तो पत्नी के बहन जी बोली, जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, थोड़ी सी तालियां उसके लिए भी। यदि आपको लगे, और मैं समझ लूँगा कि आप लोग सुन रहे हैं, अब घर जाने की जल्दी नहीं है, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नमस्कार भी कर लूँगा। भाई साहब सही बता रहा हूँ। यदि आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं तो हमें सुनाने की भी कोई बात नहीं होती। पत्नी की बहन जी बोली, जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली, अंतर होता है। सुनना भाई साहब, उसका जवाब सुनना। कवि की बहन जी बोली, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली, अंतर होता है, पागल ठीक हो सकता है। जो समझे आया तो उधर पीछे वालों को थोड़ा सा हम लगे कि आप भी समझ गए, जोरदार ताली बजा दो। हमें लगे और कब, हम तो भ्रम में जीते ही हैं। बट सुनना, एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। बात तो बहुत वैसी है, परंतु बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इतना सच बोलता हूँ तो मेरा हश्र क्या होगा। मैं जानता हूँ क्या होगा, सच बोलने वाले का हश्र क्या होता है ये आप लोग सब समझते हैं। कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि ये व्यक्ति बहुत पवित्र है। सुनना भाई साहब, बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। सुनना, ये लोग बहुत पवित्र लोग बैठे हुए हैं। ये आदमी बहुत पवित्र है, इसको किसी अपवित्र ने छू लिया, वो अपवित्र हो गया, वो अपवित्र हो जाता है। तारीफ देखो भाई साहब, जो बहुत पवित्र है, जिसको अपवित्र ने छू लिया वो अपवित्र हो जाता है। परंतु मैं ये नहीं देख पाता हूँ कि जो पवित्र है, जिसने उस अपवित्र को छुआ, वो पवित्र क्यों नहीं हुआ। संकेतों के माध्यम से बात कह रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आए तो आए, नहीं समझ में आए तो भी आए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। परंतु सच यही है कि यदि आप इस तरह को देखेंगे, आप क्यों नहीं इतने पवित्र हो जाते कि आप अहिल्या, उस शिला को छू लें और अहिल्या पैदा हो जाए। आप क्यों इतने नहीं पवित्र हो पाते हैं कि आप जूठे बेर खा लें और वो सबरी आकाश छूने लगे, वो पवित्र हो जाए। परंतु आपको कभी कोई अपवित्र छू लेता है तो आप अपवित्र हो जाते हैं। ये नहीं समझ में आता, आज तक नहीं समझ में आया। यदि आपको कभी समझ में आए तो निश्चित रूप से हमें भी उत्तर दीजिएगा। और मैं सच बोलने की कोशिश में इस तरह की बातें कर जाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरा हश्र क्या होगा। ये छोटी सी कविता सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे राम राम करूँगा। सुनाने के लिए बहुत आया था, परंतु मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत मतलब कहने का कि थके हुए, इतना सुनने के, अरे आज सुन रहे हैं, गजब है। तहसीलदार साहब आप तो अभी आए हैं। हाँ, इन लोगों ने प्राण दिए हैं 7 घंटे भाई साहब, मामूली बात नहीं है। एक छोटी सी कविता, सच बोलने वाले का क्या हश्र होगा वो सुन लीजिएगा। उसे मारा गया, सुनना, उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा। उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा। तभी किसी ने कहा इस पर मिट्टी का इसे सूली पर चढ़ा दो। दूसरे ने कहा इसे जहर पिला दो। तीसरे ने कहा इसके गुर्दे खराब करो। चौथे ने कहा इसे गोली मार दो। तभी जोरदार आवाज आई, सूली पे चढ़ाओगे, ईसा मसीह बनाओगे? अरे इसे जहर भी मत पिलाना, नहीं तो इसका नाम इतिहास में आ जाएगा, ये सुकरात हो जाएगा और माना कि तुम इसके गुर्दे खराब करोगे।
जयप्रकाश नारायण, फिर उसको डायलिसिस पे रखोगे। मैं तुमसे पूछता हूँ कि सिर्फ 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे? सिर्फ 2.5 साल के लिए सब क्यों करोगे? और इन पंक्तियों पे तुम्हें आपका आशीर्वाद ले ही लूँगा। इसे गोली भी मत मारना, नहीं तो एक समाधि और बन जाएगी, कसम खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। इसे गोली भी मत मारना, नहीं तो एक समाधि और बन जाएगी, कसम खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तभी किसी ने कहा इस पर मिट्टी का तेल छिड़को और जिंदा जला दो। इन पंक्तियों को सहज लीजिएगा। प्रबुद्ध लोगों के बीच पढ़ रहा हूँ। व्यंग कहने की कला मैं नहीं जानता हूँ, पर जो कुछ भी बनता सुनता है, जो भी होता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। व्यंग जो है व्यंजना है। आप लोग बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, ये 2 पंक्तियों को सहज लीजिएगा, निश्चित रूप से मैं आना सार्थक होगा। तभी किसी ने कहा इस पर मिट्टी का तेल छिड़को और जिंदा जला दो। दूसरे ने कहा ये सब करना बेकार है, क्योंकि इस तरह से तो हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार है। क्योंकि इस तरह से तो हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार है। और फिर ये सच बोलता है। सुनना भाई साहब, महासंघ के लोगों, मैं यदि सच बोल करके यहाँ से जा रहा हूँ, यदि मैं सच कह रहा हूँ, तो आप महसूस करिएगा कि ये बात सच है कि नहीं। ये सच बोलता है, ये सच ओढ़ता है, सच बिछाता है, सच चलाता है। तभी किसी ने कहा सच बोलता है, सच ओढ़ता है, सच बिछाता है, इसे खुला छोड़ दो, अपने आप समझ जाएगा ये हिंदुस्तान है प्यारे, ये भूखों मर जाएगा, ये भूखों मर जाएगा, ये भूखों मर जाएगा। कि मैं वकालत करता ही हूँ, बता रहा हूँ। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने घर बनवाया था, तो गृह प्रवेश में हमको बुलाया था। तो गृह प्रवेश में बुलाते हैं तो वहाँ खाना वाना खिलाते हैं। सुनना भाई साहब नहीं सुनना चाहते यार? अरे नहीं चाहते हम जी 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 जी। भाई साहब मतलब कविता को हमने प्राणों से जिया, इसलिए थोड़ा सा ये बैठ जा मित्र, आपका थोड़ा सा मिले। ये जो अन्यथा 5 मिनट की कविता है। जी जी जी। मैं कोई जरूरी नहीं है मुझे सुनाना। नहीं दादा, लगता सुना है। है। सुनना, पढ़ाए। क्योंकि आप सुनना चाहते हैं, आप प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, मन होता है। वाह। तो मैं उनके यहाँ घर गया, तो उन्होंने गृह प्रवेश था, तो गृह प्रवेश में खाना ना खिलाया। खाना ना खिलाने के बाद बोले कल हमारा घर देख लो। व्यंग भी होता जाएगा साथ साथ, यदि आपको समझ में आएगा तो आनंद मिलेगा जी। बोले कि ये पार्टी को वो गैराज बनाया है, इसमें हम अपने कार रखेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात की। कहने ये बालकनी बनाई है, इसमें हम बैठेंगे तो आते जाते लोगों को देखेंगे। हमने कहा देखोगे क्या, ताकोगे। गलत तो नहीं कहा, तालियां बजा दो, मैं सही बोल रहा हूँ। उसके बाद वो तहसीलदार साहब वो उन्होंने बेडरूम को बेडरूम कह दिया। वाह। तो हमने कहा खराब रूम काहे बनवाए? हमने ये तो ठीक कहा ना। हमने कहा वैसे देखा जाए तो रूम बनवाना ही नहीं चाहिए, जितनी भी घटनाएं होती हैं रूम में होती हैं। सही बात। तालियां बजाओ। उसके बाद वो उन्होंने अपना बाथरूम लेट्रिन दिखाया। वाह। तहसीलदार साहब बाथरूम लेट्रिन दिखाया। अब चूंकि उनका खाना खा चुके थे तो उनकी लेट्रिन देखनी पड़ी। तो ये हमारे साथ हुआ, जो हमने वो बता रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने अपना एक पूजा घर बहुत अच्छा बनवाया था। उसमें रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र लगे थे। उसके ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा था। तो आश्चर्य होता है, उसमें रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र के ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा। तो हमने यार पूछा कि रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र के ऊपर नेताजी का चित्र लगाया। कहले आप जानते नहीं अग्निहोत्री जी, नंगा भगवान से बड़ा होता है। अच्छा है भाई। अभी सभी किसी से पूछे, बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कि नंगा भगवान से कैसे बड़ा होता है, तो शायद बता पाओ लोग। तो हमने शोध किया कि ये नंगा भगवान से बड़ा होता कैसे। तो यदि आप लोग आदेश करो तालियों से तो हम सुना दें आज। आप अपने अगल बगल, इलाहाबाद में रहते हैं तो अगल बगल, चाहे वो आप डाट के पुल के नीचे रहते हो, चाहे आप उसमें कहीं कहूँ जगह जैसे भी है मतलब रहते हो, तो वहाँ अपने गलियों में देखिएगा
आसपास नज़र डालिएगा कि मैं दो पंक्तियां कह रहा हूं, ये सच कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। सुनिएगा। आजकल जो नंगा है, अगल बगल देखो अपने मोहल्ले में, आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, गलत कह रहे हो बताओ, नहीं जोरदार ताली बजाओ। गलत कह रहा हूं। आप अपने अगल बगल देखिए, आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान। कहीं गलत कह रहा हूं बताइएगा। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान हैं। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जा सड़क पे नंगे होकर निकलिए, आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जरा नंगे होकर सड़क पे निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर बोलेगा सागर भैया जा रहे हैं, सागर भैया जा रहे हैं। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों के अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान हैं। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपके पीछे कोई आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान हैं। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, कोई आपको फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जब सड़क पे नंगे होके निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर होलेगा। गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, आधे रहने पे डरते थे। पूरे रहे होते तो 47 बजाय 36 में देश आजाद। क्या कहने लगा। गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, उनमें शौर्य था, तेज था, उनके साथ पूरा देश था। इससे ये सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। बहुत अच्छा। इससे ये सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। ये दो पंक्तियां प्रबुद्ध लोगों के बीच समर्पित, इन दो पंक्तियों को सहेज लीजिएगा कि जिस तरह से नेता के लिए जूता लात करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यदि दुर्योधन माँ गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथों नहीं मरा होता। यदि दुर्योधन माँ गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथों नहीं मरा होता। सच है मेरे दोस्तों, हमने ईर्ष्या द्वेष घृणा के न जाने कितने कपड़े ओढ़ रखे हैं, हम अपने भगवान के सामने भी नंगे नहीं हो पाते। जैनियों के मंदिरों की तरफ इशारा करता हूँ, जहाँ भगवान की नग्न मूर्ति खड़ी हुई है। जब कभी कोई ईमानदारी के साथ नग्न हो जाता है, दया, क्षमा, करुणा, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है, वो इंसान नहीं देवता हो जाता है, देवता हो जाता है, देवता हो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा ने मुझे बिल्कुल सही समय पर उठाया। भगवान इनको भी सही समय पर उठा लें। माइक वाले का माइक भाई साहब बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है उनके माइके से आया है। कृपया करके इसका थोड़ा इको को डाल दीजिए, जो पिताजी की आवाज़ आती है वो मेरे भी आने लगे, क्योंकि सारे कभी रस में गाते हैं, हम चरस में गाते हैं। सारे कभी सुर निकालते हैं, हम असुर निकालते हैं। थोड़ा इको डाल दीजिए, मैं अपनी भूमिका में आता हूँ। हमारे बीच में राम कुमार जी जी जी, कोई बात नहीं। दादाजी बैठे हैं, केवल दादाजी कह दीजिए यही बात। इन्हीं से कविता लिखना सीखा। ये जितने मंच पे कवि बैठे हैं, बड़ा विशिष्ट मंच है, इन्हीं से कविता लिखना सीखा। आज उन्हीं के सामने बैठकर कविता पाठ कर रहा हूँ। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया जी। जितने कवि बैठे हैं इस मंच पर, ये सब राष्ट्रीय कवि हैं। ये भारत के बाहर कहीं और कविता पाठ नहीं कर पाए। भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कविता पढ़ी इन्होंने, लेकिन भारत के बाहर कविता नहीं पढ़ी। मैं इस मंच पर सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ। मैंने 3 देशों में कविताएं पढ़ी। मैंने भारत में कविताएं पढ़ी, मैंने हिंदुस्तान में कविताएं पढ़ी, मैंने इंडिया में कविताएं पढ़ी, और वीज़ा अप्रूवल के लिए लगा दिया है। वीज़ा अप्लाई हो जाएगा तो आर्यावर्त में भी कविताएं पढ़ूंगा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से
इंग्लिश विषय से इंग्लिश लिटरेचर से स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ। वाह, हिंदी कविता करता हूँ। मैं भी जब इलाहाबाद आया तो मैंने भी प्रेम किया। एक तरफा मोहब्बत की, चौतरफा पीटे गए, दोबारा मोहब्बत करने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे साथ मोहब्बत में क्या हुआ, एक छंद सौंपता हूँ, बहुत- यहीं से संभालिएगा आप सब। पढ़े पढ़े। चटनी की प्लेट उसके सामने रखी जो मैंने, चट चट करके चटनी चट कर गई। वाह, मेरे महबूब के रास्ते में जो मुसीबत थी, धीरे धीरे करके मुसीबतें भी कट गई। वाह, एक रात पर पोज करने उसके घर पहुंचा, घंटी बजाई और लाइट सारी कट गई। रात के अंधेरे में आई लव यू जो बोला, उसे छोड़ो उसकी मम्मी मुझसे पट गई। बहुत अच्छा। उसे छोड़ो उसकी मम्मी मुझसे पट गई। मेरे साथ बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हैं। लेखपाल कर्मचारी संघ का एक कार्यक्रम, लेखपाल जो किसी की नहीं सुनते, आज हम कवियों को सुन रहे हैं। इससे बड़े गौरव की बात हम लोगों के लिए कुछ और नहीं हो सकती। बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हैं, मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले। हम हास्य कवियों पर आरोप लगाया जाता है कि राजनीति से बाहर कभी नहीं आते, राजनीति पर ही कविता करते रहते हैं। भाई साहब, मैं राजनीति पर बिल्कुल नहीं बोलता, वाह, बोल भी नहीं सकता। एक दिल्ली में बोल रहा था, उसको तिहाड़ भेज दिए। भाई साहब, वो सीएम था तो उसको तिहाड़ भेज दिए। हम तो आम आदमी हैं, हमारे साथ क्या होगा। विपक्ष पर कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं, उन पर कुछ बोल नहीं सकता। मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ, हास्य प्रयास की बातें करता हूँ। नौजवान साथी बैठे हैं, 4 पंक्तियां सौंपता हूँ। मेरा एडवाइस अपने साथ लेके जाइएगा। बिल्कुल। वाह, आएगा किरदार, कहानी मर जाएगी। लड़कों सुनना, आएगा किरदार, कहानी मर जाएगी। मोहब्बत में बेटे जवानी मर जाएगी। और बाप के पैसे से जो बर्गर उसे खिलाते हो, खुद जब कमाओगे तो नानी मर जाएगी। बहुत बढ़िया। वाह, खुद जब